वेलकम क्लास इन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ ट्रस्ट ट्यूटोरियल्स। आज हम पढ़ने वाले हैं, दिख ही गया होगा आपको थंबनेल से, इलेक्ट्रिसिटी, जो कि है 12th चैप्टर ऑफ क्लास 10th। ठीक है, और ये अगर हम फिजिक्स में देखा जाए तो फर्स्ट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की स्टार्ट करते हैं। जो नॉर्मल पॉइंट्स होंगे उसको मैं कम टाइम दूंगा, जो मेन पॉइंट होंगे जो इस साल के होंगे, मतलब इस ईयर के होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आप प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हो, तो उस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट एंड द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अ वर्ल्ड। जो पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी एनर्जी यूज़ होती है उसमें से मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा हम एनर्जी कौन सी यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या रहते हैं? फोकस रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ कंडक्टर कौन से होते हैं? भाई कंडक्टर वो होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? पास हो जाती है। इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पा रही तो डेट इज नॉट अ कंडक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दो कंडक्टर लिखे हुए, डेट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, जिसके अंदर से जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स है वो पास आउट हो जाए तो वो एनर्जी, वो जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है उसको भी फ्लो आउट कर लेते हैं। वैसे ही लिखा हुआ है इंसुलेटर। तो इंसुलेटर कौन से होते हैं जी? तो इंसुलेटर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, और वी कैन से पूरा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जिसके अंदर दो तीन एग्जाम्पल लिखे हुए, रबर, ग्लास, प्लास्टिक एंड एग्जाम्पल्स आर इंसुलेटर। नेक्स्ट लिखा हुआ है करंट। इलेक्ट्रिसिटी इज द इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स विद मूविंग चार्जेस। भाई करंट कौन सा होता है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है? जब हमारे करंट कब होएगा? जब जो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज हैं, जो अगर एक वायर के अंदर फ्लो हो रहे होंगे, एक सर्किट के अंदर फ्लो हो रहे होंगे, तब हम उसको करंट बोलते हैं। तो करंट सबसे पहले टॉपिक आता है, करंट क्या है? तो करंट देखो भाई थोड़ा सा, तो भाई करंट, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम करंट की बात करें तो आई, सबसे पहले करंट को डिनोट करने के लिए हमारा यूज होता है आई। उसका फॉर्मूला इज इक्वल टू क्यू बाय टी। अब क्यू क्या है यहाँ पे? क्यू इज माई चार्ज, क्यू क्या है? मेरे नेगेटिव चार्ज। टी क्या है? मेरा टाइम। आई क्या है? मेरा करंट। ठीक है जी। तो भाई फिजिक्स के अंदर क्या होता है? फिजिक्स में तीन चीज़ें याद होनी चाहिए। एक तो आपको फॉर्मूला, दूसरा उसके सिंबल, तीसरा उसकी ऐसा यूनिट। अगर आपको ये तीन चीज़ें याद है तो फिजिक्स आपकी जेब के अंदर है भाई, जेब के अंदर। ठीक है, अब आगे बढ़ो भाई। तो पहला फॉर्मूला हमारे सामने आ गया, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो पहला फॉर्मूला याद कर लो, दिमाग के अंदर फील्ड कर लो, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। अब क्यू क्या है भाई? क्यू है चार्जेस। अब चार्जेस की ऐसा यूनिट, तो चार्जेस की ऐसा यूनिट मतलब क्यू की ऐसा यूनिट क्या होती है? कॉलम्स। क्या होती है? कॉलम्स। और कॉलम्स की भाई स्पेलिंग, कॉलम्स की स्पेलिंग ये लो, COULOMB, ये होगी मेरे कॉलम्स। ठीक है, टी स्टैंड फॉर टाइम। टाइम मुझे पता है हमेशा, टाइम की ऐसे यूनिट क्या होती है भाई? सेकंड्स। सेकंड्स को शॉर्ट फॉर्म एस। उसके बाद आई स्टैंड फॉर करंट, आई स्टैंड फॉर करंट। और करंट की ऐसा यूनिट क्या है भाई? यहाँ पर ध्यान रखना इस चीज को, ए मतलब एम्पेयर, ए मतलब एम्पेयर। तो ये पहला फॉर्मूला हमने अच्छे से पढ़ लिया। जो करंट होता है, जो कि करंट है वो क्या है? क्यू बाई टी है। मतलब करंट कैसे पता चलेगा? जितने कॉलम्स, जितने जो नेगेटिव चार्ज हैं वो फ्लो कर रहे हैं पर टाइम के अकॉर्डिंग फ्लो कर रहे हैं, वही मेरा क्या होता है? करंट होता है। वैसे ही इसके अंदर अगर एक एम्पेयर करंट की बात की जाए भाई, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि आई क्या है, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरा आई क्या है भाई, तो आई है मेरा क्यू बाई टी। क्या है मेरा? क्यू बाई टी। अब ऐसा यूनिट के अकॉर्डिंग देखते, सबकी ऐसा यूनिट लिखो। आई की ऐसी यूनिट मैंने अभी बताई एम्पेयर होती है, क्यू की ऐसा यूनिट सी होती है, टाइम की ऐसा यूनिट सेकंड होती है। तो इसको अगर मैं लिखने लगूँ, 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कॉलम पर 1 सेकेंड, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और वी कैन से 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कॉलम बाय S-1, बिकॉज ये क्या है? एस नीचे है, इसकी पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाती है? नेगेटिव हो जाती है, तो ये -1 हो जाएगा। तो पहला, ये ऐसे छोटी छोटी बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिक्स के अंदर, बिकॉज एक नंबर के जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे बोलते हैं बाहर से आ गए। भाई बाहर से कुछ नहीं आ रहा, सब NCERT, यूलैक या कोई भी रेफरेंस बुक में से भी आ सकता है, समझ आती है। लेकिन मेन जो हमारा मुद्दा है लेके रुक जाता है NCERT। किसी बच्चे की NCERT क्वेश्चन याद है, उसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उस बच्चे के कहीं भी नंबर नहीं कटेंगे, अच्छे नंबर आने वाले हैं। ठीक है, डरने वाली बात नहीं होती साइंस के अंदर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके टॉपिक पे, भाई यहाँ पे भी पढ़ लो, बुक की लैंग्वेज याद करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरी वीडियोस देख ली, आपने मेरा लेक्चर ले लिया और आप सोच रहे हो कि भाई मैं तो फोड़ाऊंगा, मैं तो मजा आ जाएगा पेपर के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। जब तक आप अपनी लेबर नहीं करोगे, आप अपना काम भी करोगे भाई लर्निंग वाला,
लर्निंग नहीं करोगे तो नंबर अप टू डेट नहीं आएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ऐसा यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर, मैं बता चुका हूँ। 1 एम्पेयर इज इक्विवेलेंट द फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ द, दैट इज 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 CS - 1, ये जो मैंने लिख दिया, ठीक है। ये इसका मैं दोबारा दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना लर्न कर लेना इन सब चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द अदर वर्ड डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशन करंट इज टेकन एज अ डायरेक्शन अलोंग विद द पॉजिटिव चार्ज विद मूव इट्स फ्लो डू सो। इसका मतलब भाई नॉर्मल सा है, इसका मतलब है जिस फ्लो के अंदर पॉजिटिव चार्ज जा रहा होगा उसी फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी, और वी कैन से इसका अपोजिट कि जिस फ्लो में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही होगी नेगेटिव चार्ज उसका अपोजिट जा रहा होगा, या फिर नेगेटिव चार्ज जहाँ जा रहा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो उसके अपोजिट जा रही होगी। इस बात की छोटी सा ये मतलब था। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक छोटी सी पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखो। इन कंडक्टर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हमें पता है किसी भी करंट के अंदर क्या फ्लो कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं। फ्लो ऑफ 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अक्रॉस द कंडक्टर इन 1 एम्पेयर। कह रहा है अगर 1 एम्पेयर है, मान लो 1 एम्पेयर है भाई, ठीक है, तो उसके अंदर पर सेकंड है 1 सेकंड है, तो यहाँ पे क्यू के कितने चार्जेस होंगे, तो कितने चार्जेस होंगे भाई, इतने होंगे ये चार्जेस, कितने होंगे 6.25 इंटू 10⁻18। अब कई बच्चों को यही नहीं पता कि इसको लिखते कैसे हैं भाई, ये तो लर्न कर लेना, ठीक है। अगर इसको आप समझ पा रहे हो तो मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ ये कितना होता है भाई, कई बच्चों को नहीं पता ये कितना होता है। तो देखो भाई 625 है ना, 18 पावर थी, 2 खत्म हो गए क्योंकि पॉइंट को मैंने यहाँ जंप करवा लिया 225, ठीक है। अब कितनी पावर रहेगी, 18 थी, 2 जीरो मैंने यूज़ कर ली, 16 जीरो मेरी बची है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो ये क्या है, ये है कॉलम की पावर, कॉलम का नंबर। अगर 1 एम्पेयर है और 1 सेकंड है भाई, 1 एम्पेयर के अंदर इतने 1 सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, फ्लो हो जाते हैं भाई। नंबर देख रहे हो कितनी सारी जीरो है। घबराओ मत, पेशेंस रखो, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं भाई। अब एक टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो बहुत आसान है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक पाइप है, लेट मी टेक अ पाइप, कि हमारे पास एक पाइप है, ठीक है। यहाँ कहीं पानी जमा हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि पाइप की स्लाइन साइड ऐसी है कि भाई वो नहीं जा पा रहा है यहाँ से, तो पानी, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, एक पंप चाहिए जो इस पानी को क्या करेगा, खींचेगा। वैसे ही हमारी जो वायर्स होती है, हमारा जो हमारा सर्किट होता है, वो सर्किट के अंदर जो करंट है वो जब तक फ्लो नहीं करेगा, जब तक उसको खींचने के लिए पंप नहीं चाहिए, एक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए 2 चीज़ें ये होती है, तो बैटरी और वी कैन से सेल, ठीक है, या फिर नॉर्मल हमारा AC DC करंट भी काम आ जाता है यार, अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। तो बैटरी और सेल्स भी आ जाते हैं, यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस करंट कंडक्टर इज मेंटेन बाय यूजिंग अ सेल और बैटरी। भाई मिल गया, हवा में नहीं बोल रहा, बुक की लैंग्वेज ही बोल रहा हूँ, बस थोड़ी नॉर्मल भाषा में, ठीक है। द केमिकल एक्शन अलोंग द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द करंट फ्लो फ्रॉम द करंट। मतलब जो सेल है, बैटरी है, उसके जो टर्मिनल होते हैं वहाँ के अंदर जो सेल और बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्लो हो रही है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक नॉर्मल फ्लो के अंदर फ्लो होते हैं, जिसकी वजह से बल्ब भी जल जाता है या फिर फैन भी जल जाता है और वो चलता भी रहता है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, हमारे सर्किट के अंदर जो बल्ब है वो जलता रहे जब तक उस सेल के अंदर पावर रहेगी, जब तक उस जो नॉर्मल जो छोटा अपना जो बल्ब होगा वो जलता रहेगा, ठीक है। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की भाई फॉर्मूले उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बारी आती है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले वगैरह की। तब हमारा पेज यहाँ पे शुरू हो जाता है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस, चलो भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्यू। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस कि भाई A टर्मिनल से B टर्मिनल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। इस यहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ तक लेके जाना है इन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। या फिर वी कैन से यार यहाँ पे एक मेरा सर्किट हो गया, ये मेरा एक बल्ब लगा हुआ है, यहाँ पे बैटरी है, यहाँ से यहाँ करंट ले आएगा नहीं, ये करंट जाएगा, तो इसके बीच में कितना वर्क डन हुआ है, जो डेट इज वर्क डन, कितने कॉलम्स यूज हो गए, डेट इज कॉल्ड क्यू। अब ध्यान रखो भाई, अब सबकी ऐसा यूनिट भी चाहिए मेरे को। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूनिट होती है, वोल्ट, क्या होती है वोल्ट, और ये होता है डिनोट किया जाता है V से,
वर्क की ऐसा यूनिट मैं आपको 9th क्लास से बता चुका हूँ एनर्जी वाले चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, जाना था उसके बारे में। तो वर्क, जो वर्क है हमारा, वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। भाई जूली नहीं है, जूल है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। या देखो थोड़ा सा हंसाना जरूरी है, क्योंकि हंसाने से चीज़ें परमानेंट हो जाती है, ठीक है। क्यों, अब क्यों क्या है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या थी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, डेट इज कॉलम। तो सी, कॉलम की स्पेलिंग बताई थी, COULOMB, ये होगी मेरी कॉलम, ठीक है। अब लिखने का तरीका वही बात है, V इज इक्वल टू 1J/C हो जाएगा, और वी कैन से 1J/C, और वी कैन से 1J/C-1। तो ये है क्या मेरा 1 वोल्ट, ये मेरा क्या है भाई 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1J/C1। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में यही छोटी छोटी बातें पूछी जाती है जो बच्चों को लगता है कि यार ये तो बाहर से आ गया काम, ठीक है। तो ये इतना सा समझ आया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे मेंटेन किया जाता है बैटरी और सेल से, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए एक पावर चाहिए होती है, पावर मेंटेन की जाती है सेल और बैटरी से, जिसकी वजह से वो जो सर्किट है वो फ्लो के अंदर ही रहता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा यहाँ पे आ जाता है, वो है हमारा ओम्स लॉ, ठीक है भाई। अब ओम्स लॉ दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ओम्स लॉ क्या है भाई, ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ एक रिलेशन है। क्या है ओम्स लॉ, एक रिलेशन है, किसके बीच में, V और I के बीच में। तो मैं यहाँ लिख देते हैं। तो ओम्स लॉ क्या है भाई, ओम्स लॉ है भाई रिलेशन बिटवीन V एंड I। यहाँ समझ लो, फिर मैं सीधा डेफिनेशन पे ले जाऊंगा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I। क्या बोलता है वो, कि ओम्स लॉ क्या बोलते हैं, Ohm's law state the relationship between the V and I where V and I is directly proportionate. They are directly, इस साइन का मतलब क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट समझ लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है अगर V डिक्रीज होगा तो I भी डिक्रीज होगा, V इंक्रीज होगा तो I भी इंक्रीज होगा। मतलब अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, या फिर वी कैन से ये घटेगा तो ये भी घटेगा, ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। क्या बोलते हैं इसको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट। अब उसने मुझे क्या बताया कि जो ये V होता है, V क्या बताया, IR के बराबर होता है, ठीक है। फिर इसने तो पहले तो रिलेशन बताया V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I, फिर उसके बाद उसने मुझे बताया कि ओम्स लॉ ने बताया हमें कि V इज इक्वल टू IR के बराबर होता है। भाई V तो मुझे पता है पोटेंशियल डिफरेंस है, इक्वल टू तो पता ही है, I पता है मुझे करंट होता है। अरे यार ये R कहाँ से आया भाई, अब सुनो R कहाँ से आया, R होता है रेसिस्टेंस। R क्या होता है, रेसिस्टेंस। अब रेसिस्टेंस क्या होती है, फॉर एग्जांपल आपने एक बल्ब लगा लिया एक सर्किट के अंदर, तो जो फ्लो हो रहा होगा, सोचो भाई फ्लो हो रहा होगा, उसके बीच में क्या आ गई, रुकावट। उसके बीच में क्या आ गई, रुकावट। कुछ मिली सेकेंड्स वहाँ पे वो करंट रुकेगा, उस बल्ब को ग्लो करेगा और फिर वो करंट आगे बढ़ेगा। तो वो जो बीच में रुकावट आ गई, उसी रुकावट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब जो रेसिस्टेंस होता है, अब रेसिस्टेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं भाई। रेसिस्टेंस की ऐसा यूनिट सबसे पहले देखो, सबसे मेन होती है, दैट इज कॉल्ड ओम्स। रेसिस्टेंस की ऐसी यूनिट क्या होती है, ओम्स। तो ये होगी मेरे रेसिस्टेंस की ऐसी यूनिट। अब देखो मेरे पास ये एक फॉर्मूला है, इससे बनेंगे दो फॉर्मूले और। तो देखो भाई अगर रेसिस्टेंस का फॉर्मूला चाहिए तो इस आई को नीचे ले जाओ, V/I हो गया V/I। अब मुझे आई का फॉर्मूला चाहिए, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। अब ठीक है, अब रेसिस्टेंस को एक तो ओम बोलते ही हैं, और हम क्या बोल सकते हैं भाई, रेसिस्टेंस की ऐसे यूनिट को अगर डिनोट करना हो, V की क्या होती है, V ही होती है, आई की क्या होती है, एम्पेयर होती है जी, ठीक है। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू VA-1 भी हो सकता है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बुक के अंदर नहीं है ये कहीं भी, ठीक है। इतनी सी बात समझ आई। अब आ जाते हैं वापस एक बार बुक के अंदर। लो भाई बुक के अंदर आ गए, तो क्या लिखा हुआ है, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने मुझे क्या बताया, ओम्स लॉ एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग द कंडक्टर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। मैंने बताया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उसने क्या बताया, डेवलप्ड अ रिलेशनशिप, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। इस बात को बच्चे भूल जाते हैं, कभी भी इस लाइन को लिखना मत भूलना कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, काफ़ी सारी चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, द करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये मैं बता चुका हूँ कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, वेयर और एक और उसने मुझे एक फॉर्मूला प्रोवाइड करके दिया, V इज इक्वल टू आई आर। नेक्स्ट 15th पॉइंट में उसने मुझे लिखा, तो लिखा हुआ है R इज नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर फॉर गिवन अ कंडक्टर इज रेजिस्टेंस कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। कि जो रेजिस्टेंस होता है एक गिवन टेम्परेचर में, मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहता है। नेक्स्ट 15th पॉइंट में बोला, इलेक्ट्रिक
रेसिस्टेंस क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को उसने फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या होता है, वी आई को नीचे ले जाओ, वी अपॉन आई हो गया, और उसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, ओम्स होती है। तो 1 ओम्स इज इक्वल टू वी बाई ए होता है, जो मैंने आपको लिख के बताया था। तो आज हमने ये सब पढ़ लिया। तो आज हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, आई ए क्यू सी, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ लिया। तो एक बार ये लो सारा। तो यहाँ पे एक सेकंड रोक रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। और अब यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो अगर कुछ बच गया है तो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब ठीक है, तो आज हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब सुनो, अब अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी, उसके बाद हम पढ़ेंगे एमीटर, वोल्ट मीटर, सीरीज़ क्या होती है, पैरेलल क्या होते हैं, और वगैरह वगैरह बहुत सी चीज़ें अभी बची हुई हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दो यार, इससे मुझे बहुत सारी मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर दो मेरी वीडियो को। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मेरा एक फोटो आ रही होगी मेरी एक गोले के अंदर, तो प्लीज़ उस सर्कल को प्रेस करो, वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर समझाने में हेल्प करो इतने ही इंटरेस्टिंग वे से। ठीक है, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो कि होगी एजुकेशनल। इसका सेकंड पार्ट जल्दी आने वाला है। और राइट हैंड साइड पे एक आधी वीडियो और दिख रही होगी, प्लीज़ उसको भी वॉच कर लो, आप ही की क्लास की, 10th क्लास की। बाय बाय, टेक केयर।